हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं जहां पे हमने छोड़ा था। तो आप लोगों को सच मैंने उल्टा ये भी करवा दिया था पिछली बार, इंडम शेप साइज और डी टाइप। ठीक है, लेकिन एक चीज उसमें रह गई थी, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं कह रही थी कि हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स जो है वो क्या है, नम्टी जो है, जो एरेज होते हैं हमारे, उसका सबसेट है। तो उसको प्रूफ करने के लिए मैं एक और चीज भी कर दे सकती हूँ, इस सब क्लास np डॉट मैट्रिक्स। देखो उसकी डेटा टाइप मैट्रिक्स आई थी ना, तो मैं वो यूज कर रही हूँ, डॉट nd अरे। तो ये ट्रू आ गया, तो मतलब वो चीज जो मैंने पिछली बार वीडियो में कही थी वो चीज ट्रू है। अच्छा, मेरे दिमाग में ना एक और चीज आई अभी। हम लोग जो ये चीज करते हैं ना, शैलो कॉपी और डीप कॉपी वाली चीज, इसको मेरे को सेम मेमोरी लोकेशन पे वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसको प्रूफ करने का एक और तरीका है, दो तरीके हैं रादर। ठीक है, तो अभी तुम देख रहे हो कि ए के अंदर वो है और बी के अंदर वो है। इस ऑपरेटर पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो इस ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। देखो, उसने इस पे एज एरे में ट्रू रिटर्न कर दिया। अब बी इज ए डबल आर पे उसने क्या किया, फॉल्स रिटर्न कर दिया, विच वाज क्वाइट ऑब्वियस, है ना। अच्छा, अब हम एक और चीज करते हैं। मैं आईडी प्रिंट करती हूँ ए की, ठीक है, मैं आईडी प्रिंट करती हूँ बी की, और मैं आईडी प्रिंट करती हूँ ए डबल आर की। ठीक है, चलो तुम्हें कंपैरिजन करने के लिए ए डबल आर यहाँ सेंटर में रख लेते हैं। चलो, ए डबल आर ए और यहाँ पे बी। तुम देख सकते हो ए डबल आर और ए की आईडी सेम है, मतलब दोनों सेम ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं, और बी की क्या आईडी डिफरेंट है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि जो मैं कह रही थी वो चीज सही है। ठीक है, चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है फ्रॉम फंक्शन। चलिए, फ्रॉम मीटर और फ्रॉम स्ट्रिंग। देखो, बहुत बार क्या होता है कि हमें कोई एरे क्रिएट करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। सम कंडीशन मतलब क्या, देखो जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ अभी numpy डॉट फ्रॉम फंक्शन। ठीक है, इसमें मैं क्या करती हूँ, मान लो मैं एक लैम्डा फंक्शन, लैम्डा पता होगा तुम लोगों को, एक एडहॉक फंक्शन होता है, और इसमें मैं लिखती हूँ आई इंटू जे। ठीक है, और अच्छा, फ्रॉम फंक्शन के पैरामीटर्स देखे तो पहले है फंक्शन और फिर है शेप। तो मैं इसमें शेप कर देती हूँ 3,3। 3,3 का मतलब है कि मेरे को एरे 3,3 का क्रिएट करना है इन सच अ मैनर जिसमें मेरे पास आई इंटू जे हो रहा हो। ये देखो, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, इसकी डी टाइप ना मैं इंटीजर कर देती हूँ, ज्यादा आसान रहता है। अच्छा, अब ये आया कैसे, देखो समझाती हूँ मैं तुम्हें, बहुत सिंपल सा है। मैं एक वो ड्रॉ करती हूँ। अच्छा, तो ऑल राइट, तो ये मेरा हो जाएगा 3x3 का। ठीक है, तो मैंने एक एरे ड्रॉ कर लिया है 3x3 का, क्योंकि मेरी यहाँ पे जो शेप मैंने दी थी वो क्या है, 3x3 की शेप है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग करती हूँ, तो तुम्हें पता है इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 1 2। ये होगी मेरी रो की इंडेक्सिंग, ये मेरी 0th रो, ये मेरी फर्स्ट रो, ये मेरी सेकेंड रो। सिमिलरली कॉलम की इंडेक्सिंग होती है 0 1 2। ठीक है, तो ये मेरा 0 कॉलम, ये मेरा फर्स्ट कॉलम, और ये मेरा सेकेंड कॉलम। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आई इंटू जे होगा। आई बेसिकली ये है जो रो के इंडेक्सेस हैं, और जे मेरा है ये। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे शेप कर देते 3,4, मतलब 3 रोज 4 कॉलम्स, तो यहाँ पे एक बन जाता 3। ठीक है, थर्ड वाला मतलब यहाँ पे एक 3 वाला जुड़ जाता। ठीक है, एक बॉक्स मैं अभी उसको अलग ही बना रही हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। तो ऐसे मेरा एक 3 वाला बॉक्स बन जाता। फिर मेरे आई की वैल्यू नहीं थी 0 1 2 के बीच में, और जे की वैल्यू नहीं थी 0 1 2 3 के बीच में। अभी ये नहीं है तो इसको भूल जाओ। तो आई इंटू जे हो रहा है, तो ये यहाँ पे तो वही पूरा आई ही 0 है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जे 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये होगा 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, ये होगा 2 इंटू 1 2, 2 2 4। चलो मैच कर लो, सेम आ रहा है, ये और ये सेम है, बिल्कुल एब्सोल्युटली सेम है। तो ये चीज होती है जब हम लोग ये ऐसी चीज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात आएगी क्या हम ये 1D 2D वगैरह में कर सकते हैं। हाँ भाई, 1D 2D में क्यों नहीं कर सकते। फ्रॉम फंक्शन लैम्डा
आई लिखती हूँ मैं, ठीक है। तो मैं मान लो आई का स्क्वायर डाल देती हूँ और मेरी शेप होगी 2, 10, मान लेते हैं। डी टाइप इंटीजर ही कर देते हैं, आसान रहता है देखना। तो ये देख लो। अच्छा, अब यहाँ पे शेप का ध्यान रखना। अब अगर मान लो तुम शेप लिख दो 2, तो ये दिक्कत देगा। क्यों? क्योंकि तुमने तो भाई लैम्डा में आई ही यूज किया। तो ये चीज का ध्यान बहुत देखना है कि तुम जो यहाँ पे लैम्डा में डिफाइन कर रहे हो उसकी शेप के साथ भी कंपैटिबिलिटी हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो, स्क्वायर हो रहा है क्या? 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25, सो ऑन। एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, क्या हम सिर्फ इधर लैम्डा ही पास कर सकते, कुछ और नहीं पास कर सकते? क्यों भाई, कर सकते हो। मान लो मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। ये रिटर्न कर रहा है, मान लीजिए आई कॉमा आई इंटू जे। सपोज इसमें है आई कॉमा जे। np डॉट फ्रॉम फंक्शन, इसमें अब हम पास करेंगे फंक, और फिर हम इसमें क्या लिख देंगे, शेप जो है वो मैं लिख देती हूँ मानो 3,3, ठीक है। चलिए, अच्छा दिस टेक 0, बट अच्छा सॉरी, वो आर्ग्यूमेंट्स तो आएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, इसका डी टाइप भी वो कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी वही चीज हो रही है। अब कोई बड़ा ऑपरेशन करना है तो ऐसे कॉल कर लो, सिंपल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम इटर की। np डॉट फ्रॉम इटर। अब इसमें कुछ भी ट्रेबल चीज पास कर दो, कोई लिस्ट पास करनी है लिस्ट पास कर दो, कोई ये चीज पास करनी है रेंज, सीधा रेंज फंक्शन पास कर दो, वो भी चलेगा। तो ये देखिए, ये इटरेबल। अच्छा, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, ये सिर्फ 1D एरे बन सकता है। इसमें 2D एरे भी बन सकता था, 1D भी, अच्छा 3D भी बन सकता है इसमें। देखो, मैं जैसे लिखती हूँ आई कॉमा जे कॉमा के, ठीक है, आई इंटू जे इंटू के, और इधर मैं लिखती हूँ 3,2 मान लेते हैं, 3,3 कर लेते हैं, ज्यादा आसान होगा विजुअलाइज करना तुम्हारे लिए। तो ये देखो, अच्छा बहुत लोगों को ना 3D में विजुअलाइजेशन नहीं होता है ना। तो चलो मैं ये भी बताता हूँ कि 3D में विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं। अब इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब है 3,3 के एरेज, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी लिखा हो जाए 3 कॉमा, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो 3 कॉमा 5,8, मान लो 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो इसको विजुअलाइज पता कैसे करना है? इसका मतलब हुआ 3, 5,8 के अरेज। अब जैसे मैं ये बताती हूँ 2, 3,3 के अरेज, आपको भी लाइक जो भी कंफ्यूजन है वो सारी क्लियर हो जाएगी। चलिए, अब उसने बोला 2, 3,3 के अरेज हैं, ठीक है। तो मैं अभी अपने बॉक्स बना लेती हूँ। तो ये मेरा एक 3,3 का क्रिएट हो गया। दूसरा भी क्रिएट कर देते हैं इसी तरीके से। तो ये हो गया दूसरा मेरा। अब इसमें क्या है, आई जे के डिफाइन किया है मैंने, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें आई जे के डिफाइन किया है, तो पहले तो पहले वाले में के मेरा होगा 0, ठीक है। और दूसरे में मेरा के क्या है, 1, ठीक है। क्योंकि क्या है, 2 है, तो मतलब इसकी दो वैल्यूज ही हो सकती हैं, के की 0 और 1। अब आई जे मेरे होंगे यहाँ पे। अब देखो भाई, यहाँ पे तो फायदा नहीं है, आई जे मैं लिखूंगी नहीं। इसकी भी इंडेक्सिंग, दोनों की इंडेक्सिंग तो भाई सेम तरीके से होगी। इसकी होगी 0, 1, 2, उसकी भी होगी 0, 1, 2, ऑब्वियस सी बात है, ये भी होगी 0, 1, 2, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा, इसमें तो सारा ही 0 है, तो आई इंटू जे इंटू के, तो ये तो पूरा का पूरा ही 0 आएगा। वो यहाँ पे तुम देख ही रहे हो। यहाँ पे ये तो 0 होगा क्योंकि भाई मेरा आई ही 0 है। ये वाला पूरा क्योंकि जे 0 है। अब बाकी में आई इंटू जे इंटू के, तो के तो 1 है, तो आई इंटू जे, 1 1 1, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4 यहाँ पे। तो देख सकते हो आप, यही मेरा एरे यहाँ पे था, ठीक है। कूल।
तो आई होप तुम्हें अब समझ आ गया कि भाई 3D में कैसे विजुअलाइज करता है, राइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन इटर में क्या है भाई, तुम 1D ही बना सकते हो। ये देखो, इसकी तुम डॉक्यूमेंटेशन ही देख लो। क्रिएट अ न्यू वन डिमेंशनल अरे फ्रॉम इटरेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इटरेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसे भी बना सकते हो। अच्छा, ये फ्रॉम फंक्शन फिर भी प्रैक्टिकली यूज आता है, देखो। लेकिन मैंने फ्रॉम इटर इतना प्रैक्टिकली नहीं देखा कि यूज हो रहा है। ठीक है, तुम ये कर लो x इंटू एक्स और x इन रेंज ऑफ 4 to 6। अच्छा, यहाँ पे डी टाइप देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, यहाँ पे डी टाइप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते भाई तुम डी टाइप। ये देखो, तो सिर्फ 2 वैल्यूज थी, तो इतना आगे चलो थोड़ी ज्यादा वैल्यूज लेते हैं। तो ये देखो, ये भी कर सकते हो। इसके अंदर टपल नहीं भी, लिस्ट पास कर दो, हो जाए। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, एक चीज दिखाती हूँ मैं। कई लोग ऐसे भी पास कर देते हैं, तो ये भी हो जाता है भाई तुम्हारा। ये पास कर दो, अब ये नहीं होगा क्योंकि डी टाइप क्या है, इंटीजर है। स्ट्रिंग इससे भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ये क्या समझता है, ये वो समझता है। np डॉट u11 नहीं होता। तो ऑफ कोर्स स्ट्रिंग से तो हम कुछ करेंगे नहीं, तो फिर इसको भी हम रहने देते हैं अभी के लिए। तो ये होता है फ्रॉम इटर। अगर तुमने स्ट्रिंग से करना है तो फ्रॉम स्ट्रिंग होता है। ठीक है, np डॉट फ्रॉम स्ट्रिंग, मान लो इसमें लिखा 1 2, कॉमा लिखती हूँ 3 4। इसमें सेपरेटर डिफाइन करना पड़ता है कि तुम किस से 2 रोज की वैल्यू सेपरेट कर रहे हो। ऑल राइट, ये देख के देखते हैं। वेट अ मिनट, तो ये फ्रॉम स्ट्रिंग में ये दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन वार्निंग, स्ट्रिंग ऑफ फाइल नॉट टू बी रेड। ओके, सो ये पहले वर्जन में होता था। ठीक है, अब के वर्जन में ये इतना नहीं होता है। ऑल राइट, पहले के वर्जन में तो ये बहुत आराम से, बहुत अच्छे से चलता था फ्रॉम स्ट्रिंग। तो कोई पॉसिबल इसमें वो नहीं चल रहा है, राइट। तो मैं ऐसा करती हूँ 1 2, ऐसा करके देखते हैं 1 2 3। ओके, या अब ये परफेक्टली चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसने मतलब इन बिटवीन जो स्पेस था वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाया। तो अगर मेरे, तो दिस इज हाउ, अब क्योंकि तुम 1D ही क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, आई वाज ट्राइंग टू क्रिएट 2D, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, सो इट विल वर्क एनी हाउ। ये डेप्रिसिएशन वार्निंग इसलिए क्योंकि वो पुराने में 2D चलता था, इसमें तो सिर्फ 1D ही होएगा। तो ये रहा। ऑल राइट, ठीक है, तो ये होता है np डॉट फ्रॉम स्ट्रिंग कि तुम स्ट्रिंग से भी, बट ये भी अगेन जैसे मैंने बोला 1D ही करेगा। डॉक्यूमेंटेशन देखो, अ न्यू 1D एरे इनिशियलाइज फ्रॉम टेक्स्ट डेटा इन अ स्ट्रिंग। कोई भी सेपरेटर यहाँ पे लेके तुम चूज कर सकते हो। चलिए, अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि फ्रॉम फंक्शन फिर भी काफी यूज होता है और, लेकिन फ्रॉम इटर और फ्रॉम स्ट्रिंग इतना नहीं यूज होता है। ठीक है, अब मैं जो अगला तुम्हें बताने जा रही हूँ वो तो बिल्कुल ही यूज नहीं होता है। मतलब मैंने नहीं देखा, हो सकता है कि कहीं ना कहीं यूज होता है, लेकिन ऑलमोस्ट आई वुड से नहीं यूज होता है। अब वो क्या है कि जैसे मान लो मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x1 इज इक्वल्स टू numpy डॉट अरे। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3। फिर मैंने लिखी x2 इज इक्वल्स टू numpy डॉट अरे। एंड इसमें मैं क्या करती हूँ, कुछ ऐसे डाल देती हूँ ABC डालती हूँ। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ थोड़ी देर में। numpy डॉट अरे, और ये हो जाएगा मेरा 1.0 2.0, मान लो 2.03। ठीक है, अब ये है np डॉट को डॉट रिकॉर्ड्स, ये हो जाएगा रिकॉर्ड्स डॉट फ्रॉम अरेज। और अब इसमें मैं पास करती हूँ x1 कॉमा x2 कॉमा x3। देखो, ये तब यूज होगा जब तुमने कुछ ऐसा सिनेरियो करना हो। अब इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखना। इसमें ये 1a और 1.0 इनका एक ग्रुप बन गया। ठीक है, फिर 2b और 2.0, ठीक है, इनका एक ग्रुप बन गया। और
फिर 3C और 3 उसका एक ग्रुप बन गया। ठीक है, अच्छा अब ये चीजें क्या है, ठीक है, इसको अब हम देखते हैं। देखो अगर मैं बात करूं, ये जो है x1 है, ये बेसिकली इसको रेफर कर रहे हैं एज f0। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या है f0, इसको कैसे रेफर कर रहे हैं, दे आर रेफरिंग इट एज f1। ऑलराइट, और जो लास्ट है इसको वो रेफर कर रहे हैं एज f2। सिंपल। अब इसमें इन्होंने बस उसकी डी टाइप्स लिखी हुई है, जैसे मैंने कहा था ना i4 ये वो आएगा, तो ये होगा i4 मेरा, यानी कि 4 8 4 तो 32, मतलब ये 32 बिट्स है, 32 बिट इंटीजर है, वो तो मैंने पहले कहा था बाय डिफॉल्ट। u1 इज ड्यू टू स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे नंपाई में स्ट्रिंग जो होती है वो u1 के थ्रू होती है, और क्योंकि इसमें 2 फ्लोट्स हैं, एक फ्लोट नहीं भी है, तो उसने ओवरऑल उसको फ्लोट ही ले लिया है। अगेन ये फंक्शन नहीं इतना यूज होता डेफिनेटली, लेकिन ठीक है, तो क्योंकि हम नंपाई कर रहे थे तो मैंने कहा चलो दिखा देते कि हो सकता है तुम्हारा ऐसा यूज केस हो जिसमें वो ये चीज यूज करनी हो। अच्छा, इसको एक्सेस पता कैसे करता है, मान लो मैंने लिखा ए, इसको एक्सेस करना है मैंने, ए ऑफ 1, इंडेक्सिंग वैसी होगी, ये चीज 0 होगी, ये चीज 1 होगी, और ये चीज 2 होगी। ठीक है, फिर मैं बता देती हूँ, ये पूरा का पूरा 0 होगा इंडेक्स, ये वाला ये 1 होगा इंडेक्स, और ये होगा मेरा 2 इंडेक्स। ठीक है, फर्दर अब इसमें भी इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, अब जैसे 1 के अंदर भी ये होगा मेरा 0, ये होगा मेरा 1, और ये मेरा होगा 2। चलो अगर यकीन नहीं होता है तो दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ए ऑफ 1 ऑफ, अच्छा मान लो मुझे ये एक्सेस करना है बी, तो ये ए ऑफ 1 ऑफ 1 होगा, तो बी एक्सेस हो गया मेरा। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें होती हैं यहाँ पे तुम्हारे पास। तो ये ठीक है, हो सकता है कोई यूज केस ऐसा हो कि तुम्हें ये चीज यूज करनी पड़े, बट मैंने इसका ज्यादा यूज केस नहीं देखा। अच्छा मान लो ये एक्सेस करना, तो ये होगा ए ऑफ 0 ऑफ 1, तो ये मेरा ए आ गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया था, एंडम, शेप, साइज और डी टाइप। अच्छा, अब हम करते हैं ए रेंज, लिन स्पेस, लॉग स्पेस। चलो, अब क्या होगा, आपने पाइथन कोर में रेंज फंक्शन देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो रेंज क्या करता है कि एक स्टार्ट लेता है, एक एंड लेता है, और स्टेप लेता है, नहीं दो तो बाय डिफॉल्ट ले लेता है कुछ भी। अब इसमें एक लिमिटेशन है क्या, कि इसकी लिमिटेशन ये है कि ये कुछ भी फ्लोट में नहीं ले सकता, ना ही स्टार्ट, ना ही ये एंड, और ना ही स्टेप साइज। लेकिन जो मेरा np.a रेंज है, वो स्टार्ट स्टेप से सब कुछ, कोई भी चीज है वो उसमें ले सकता है पॉइंट्स में। मान लो मैं लिखा 0.2, बहुत सही है, इसको मैं लिखती हूँ 0.8, ठीक है, 0.9, कूल। तो ये np.a रेंज ये करता है। अच्छा, अब एक आता है np.linspace, ये क्या करता है, अब मान लो इसकी, चलो वो देखते हैं, इसमें क्या है, स्टार्ट है, स्टॉप है, नम है। अभी स्टार्ट स्टॉप नम ये क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे मान लो मेरे को 1 से लेके 5 के बीच में, ठीक है, 1 to 5 मुझे चाहिए 10 डेटा पॉइंट्स इक्वली स्पेस्ड। तो ये हो गया 1 से 5 में 10 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉइंट्स इसने मुझे इक्वली स्पेस्ड दे दिए। नाम से क्लियर है, लिन स्पेस, लिन मतलब लीनियर स्पेस। तो ये क्या करता है, एक तरह लीनियरली 1 से लेके 5 तक, जैसे मान लो एक लाइन खींच देता है, ये मान लो इंटरनली, ठीक है, और उसमें इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे उतने पॉइंट जितने तुम्हें चाहिए उतने दे देगा। 100 ले लो भाई, इसने 100 दे दिए, कोई लिमिट थोड़ी है। अच्छा, 1 से लेके 10 में अगर 10 ही पॉइंट्स दोगे तो ये देख लो। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक पैरामीटर होता है, ध्यान से देखना, एंड पॉइंट करके, एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट ट्रू है तो मतलब ये 10 भी इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं एंड पॉइंट, अगर मैं फॉल्स कर देती हूँ, तो ये देखो इसने अब 10 नहीं लिया। अच्छा, एक और पैरामीटर होता है रेड स्टेप, अगर तुम यहाँ पे देखोगे, ये रहा रेड स्टेप। ये क्या करता है कि भाई अगर मेरे को मान लो बताना है कि ये कितने कितने स्टेप ले रहा है, वैसे तो मैं ऑफ कोर्स माइनस करके बता दूंगी, ये फॉल्स इसको ट्रू कर देते हैं।
तो ये इसने बता दिया कि इसने 0.9 का स्टेप लिया, मतलब 1 में 0.9 ऐड किया 1.9, 1.9 में 0.9 ऐड किया 2.8, सो ये होता है मेरा लिन स्पेस है, जिसको लीनियर स्पेस भी बोलते हैं। फिर एक होता है लॉग स्पेस। लॉग स्पेस क्या करता है, ध्यान से देखना, बहुत ही अलग है। ये लोग जो समझने की कोशिश करते हैं वैसा होता नहीं है। अच्छा, मैं समझाने के लिए क्या करती हूँ, ऐसे नंबर्स लेती हूँ, लिन स्पेस में वैसे ही चेंज कर रही हूँ अपने लिए। तो 2 9, ठीक है, तो बिना ई के नंबर्स अगर मैं करना चाहूँ तो यार मैं कुछ ऐसा लेना चाहती हूँ जिससे तुम्हें समझ आ जाए। चलिए 10 ही ले लेते हैं, कोई नहीं। देखो, अब ये लॉग स्पेस क्या करता है, लॉग स्पेस 2 से लेके 9 तक एक स्केल बनाएगा, 10 पॉइंट्स लेने हैं। पॉइंट्स इस तरीके से लेगा कि मैं अगर इनका लॉगरिदम करूं तो ये जो तो फिर क्या हो कि वो उसका लॉ, वो आंसर आए, मतलब ठीक है, समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे इतना अच्छे से समझाना आया भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका लॉगरिदम करूंगी ना तो इसका आंसर आएगा 2। अगर मैं इसका लॉगरिदम करूंगी तो इसका आंसर आएगा 2.7। इसका लॉगरिदम करूंगी तो इसका आंसर आएगा 3.5। अच्छा, और इसमें बेस बाय डिफॉल्ट 10 है, ठीक है, चाहो तो बेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये लिन स्पेस इसलिए मैंने रखा हुआ है ऊपर, और इसको भी सेम करते जो मैं यहाँ पे करूँ, ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊँ। करता क्या, ये क्या करता है, वो नंबर्स यहाँ पे ले आता है मेरे पास जिनका लॉगरिदम उस रेंज में लाई कर रहा हो, जिनका लॉगरिदम इक्वली स्पेस पॉइंट्स के बराबर हो, समझ रहे हो। तो ये चीज होती है मेरा लॉग स्पेस। ये भी इतना यूज नहीं होता है अगेन, बट ये जनरली तब यूज होता है जब तुम खुद के एल्गोरिदम्स बनाना शुरू करते हो, ठीक है। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग है, उसमें तुम खुद के अगर बनाना शुरू करोगे तो उस केस में ये काफी काम आता है, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया, ए रेंज हो गया, लिन स्पेस हो गया, लॉग स्पेस हो गया। स्केलर डिमेंशन कौन की डिमेंशन 0 होती है वो मैंने तुम्हें बता दिया था। अब हम बात करते हैं जीरोस, वंस, एम्प्टी और आई। अच्छा, अब बहुत बार ऐसी ही रिक्वायरमेंट आती है कि मेरे को एक एरे बनाना है जिसमें सारे जीरोस हो, ठीक है। तो अच्छा, अगर मुझे ऐसा एरे बनाना है तो मैं सिंपल लिखती हूँ np डॉट जीरोस, ठीक है, और इसमें मैं लिख देती हूँ शेप। अच्छा, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, सिर्फ ये शेप ले रहा है। देखना है कि भाई ये कैसे काम करता है, तो देख लो इस तरीके से। अब मेरे को मान लो जीरोस का एक एरे बनाना है 3,3, ये लो इसने बना दिया। इसमें डी टाइप रख लो तुम, इंटीजर, ये हो गया। सिमिलरली मैं np डॉट वंस से बना सकती हूँ, इसमें भी डी टाइप इंटीजर ही रख देते हैं। तो ये वो बन गया। 3,4 का बना लो, डजेंट मैटर। तो इसने सारे 1 का एरे बना दिया। काफी बार मशीन लर्निंग में ऐसे यूज केसेस होते हैं जिसमें हमें ये चीज करने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब एक चीज होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि वो या तो 1x1 की होगी, 2x2 की होगी, 3x3 की होगी, 4x4 की होगी, 5x5 की होगी। चलो, वो तो होगी फर्स्ट कंडीशन, कि उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हो, बाकी सब कुछ क्या हो, 0 हो, ठीक है। अब देखो, लीडिंग डायगोनल का मतलब क्या हुआ। डायगोनल्स हमारे पास क्या होता है, दो तरीके के मेरे पास डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। अब वो दो तरीके के डायगोनल्स कौन से होते हैं, एक तो हो गया ये वाला डायगोनल, और दूसरा होता है ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है, और दूसरा मैं येलो कलर से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या होता है, नॉन लीडिंग डायगोनल। ब्लू वाला लीडिंग डायगोनल होता है। तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स अगर तुम्हारे क्या हो जाए 1, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 1 1 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मैथ्स में तुमने डेफिनेटली पढ़ा होगा। अगर मेरे को ये क्रिएट करना है, मेरे को लिखना होगा np डॉट ey। अब इसमें मुझे सिर्फ एक ही लिखना होगा,
क्यों? क्योंकि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो मुझे कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। ऑलराइट, तो ये था तुम्हारा जीरोस 1 और आई का। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रीशेप की। तो रीशेप में क्या होता है, ओके तो रीशेप वगैरह ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि रीशेप, डायगोनल, डायग फ्लैट, ये सारी जो चीजें होंगी वो उसी में बेटर रहेगा कि हम उसमें इकट्ठे ही बात कर लेंगे। ऑलराइट, तो अभी 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 के लिए हम क्या करते हैं, चलिए तो फिर हम लोग रैंडम नंबर जनरेशन इस वीडियो में कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, छोटा सा मॉड्यूल है। मैं कर सकती हूँ import numpy डॉट रैंडम एज आर। ये क्या करते हैं, मुझे काफी रैंडम नंबर जनरेट करने के काम आता है। देखो रैंडम नंबर जनरेशन कहाँ चाहिए होती है, कहाँ जरूरी होती है। देखो रैंडम नंबर जनरेशन इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे जब आप डीप लर्निंग मॉडल, एक सिंपल सी चीज बताइए, जैसे डीप लर्निंग मॉडल करते हो, डीप लर्निंग मॉडल में हम इनपुट देते हैं और उसके कुछ वेट्स रखते हैं, फिर फॉरवर्ड प्रोपेगेशन होती है, बैकवर्ड प्रोपेगेशन होती है, और उसमें क्या होता है, वेट्स एडजस्ट होते हैं और फाइनली ऐसे वेट्स आते हैं जिससे तुम्हारा आउटपुट अच्छा है। ठीक है, जिनको नहीं पता डजेंट मैटर, लेकिन अभी के लिए याद रख लो कि वेट्स के लिए, तो स्टार्टिंग में हम वेट्स क्या करते हैं, रैंडमली अनसाइन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। अब तुम numpy डॉट करोगे तो देखो हम मैं इन तीन के बारे में आपको चार के बारे में पढ़ाऊंगी, रैंड, रैंडन, ट्रैंडन और रैंडम। ठीक है, क्योंकि यही मेजरली यूज होता है। देखो जो रैंड होता है, आर डॉट रैंड, ये क्या करता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू रैंडम नंबर्स जनरेट करता है। ठीक है, और वो भी कैसे रैंडम नंबर जनरेट करता है, जिसमें 0 से लेके 1 तक रैंडम नंबर्स जनरेट करता है, जिसमें 0 इंक्लूडेड होता है, 1 इंक्लूडेड नहीं होता, और ये फॉलो करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जिसको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आती है उसको पता होगा कि भाई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। नहीं भी पता तो मेरी दूसरी वीडियो पे जाके देख लो, जो मैंने इमेज प्रोसेसिंग की वीडियोस हैं, बेसिकली इमेज रेस्टोरेशन, उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की भी एक वीडियो है। ठीक है, उसमें नॉइज की फॉर्म में है, बट तुम्हें पता चल जाएगा कि यूनिफॉर्म क्या होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होती है, देखो मैं एक बहुत सिंपल सा बता देती हूँ तुम्हें। जैसे मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक मेरा पॉइंट है ए। ठीक है, ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, और ये मेरा है बी। इसमें कोई भी फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और वो कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/b-a। ठीक है, अब इस चीज के थ्रू रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट हो सकता है वो हमारे इतना जरूरी नहीं है। हमें हमें तो भाई रैंडम नंबर्स चाहिए, कैसे भी चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से रैंडम नंबर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें अब हम क्या करते हैं, शेप लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 2,3, तो ये देख लो इसने 0 से लेके 1 के बीच में, अच्छा नहीं भी यकीन हो रहा मेरा तो यहाँ पे खुद देख लो, ये लिख रहा है okay, create an array of given shape and populate it with random samples from a uniform distribution over 0,1। ठीक है, अगला हम बात करते हैं रैंड एन की। ठीक है, रैंडन में अब क्या होता है, रैंडन में भी यही चीज होती है, 0 इंक्लूडेड, 1 नॉट इंक्लूडेड, लेकिन इसमें फॉलो होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये भी हमारा कोई वैसे काम नहीं है, लेकिन फिर भी जो जानना चाहते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि भाई जिसमें हम लोगों का मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होती है। तो ये भी बस एक वे है जिससे मैं रैंडम नंबर्स जनरेट कर रही हूँ। उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक बेल शेप कर्व होता है, लाइक इस तरीके का कर्व होता है। तो वो क्या करता है कि जब रैंडम नंबर सिलेक्ट करने हैं तो जो ये फॉलो कर रहे हो वैसे कोई रैंडम नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें से जैसे मान लो इस कर्व में से एक ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया इस कर्व में से, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। अब एक आता है आर डॉट रैंडम। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें कुछ नहीं है, 0 से लेके 1 तक ही करेगा, कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कोई भी, ये लो कोई भी,
कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, इसमें यूनिफॉर्म हो रही थी, इसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल हो रही थी, इसमें कुछ भी नहीं है। साइज लिख सकते हो, ये देखो ये 3 रैंडम नंबर्स दे देगा, 4 लिखोगे ये 4 दे देगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो बार बार ये क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। अगर तुम चाहते हो कि भाई ये फ्लक्चुएट ना हो, तो तुम क्या कर सकते हो, एक चीज होती है आर डॉट सीड, तुम ये एक सीड वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। जब तुम सीड वैल्यू डिफाइन करते हो, ये जैसे सीड है, अब इसके अंदर लिख के देखो ये चीज, अब ये चेंज नहीं हो रही, देखो जितनी मर्जी बार कर लो ये बिल्कुल चेंज नहीं होगी। तो ये तुम ऐसे सीड डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सीड से क्या होता है कि वो एक एल्गोरिथम से होता है, मतलब एक तरह, अगर मैं थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूं, तो मान लो ये नंबर्स है मेरे पास 1 2 3 4, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता, जस्ट तुम्हारी क्यूरियोसिटी अगर तुम्हें हो रही तो उसके लिए। जैसे मान लो अगर मैंने एक कोई सीड लिया, मान लो मैंने लिया सीड 1 मान लो, तो वो ये नंबर ले रहा है, फिर ये नंबर ले रहा है, फिर ये नंबर ले रहा है, चलो फिर जब ये खत्म हो गया, फिर वो ये नंबर लेगा, ये नंबर, तो कुछ इस तरीके से होता है बैक एंड पे, जिसकी वजह से हमारे पास हमेशा क्या होता है, सेम सेट ऑफ नंबर्स आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और जो काफी यूज में आता है, रैंडम, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोग 1 से लेके 10 तक, जैसे इसका मतलब है 1 से लेके 10, लेकिन 10 नॉट इंक्लूडेड, कोई भी रैंडम नंबर उठा सकते कभी भी। देखो 1 आया, 2 आया, 9 आया, फिर 1 आ गया, 9 आ गया, तो कुछ भी है। ऑल राइट। अच्छा, अब इसमें भी हम साइज डिफाइन कर सकते हैं, मान लो मैंने लिखा 4, तो कोई भी 4 नंबर्स आ जाएंगे रैंडम। अच्छा, ये इसके एप्लीकेशन पता है कहाँ पे, मतलब एक बहुत छोटी सी एप्लीकेशन बताती हूँ, जो बना भी सकते हो। लूडो खेलते हैं हम, उसमें डाइस होता है, डाइस में नंबर्स होते हैं 1 to 6, तो क्योंकि 6 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो 1 to 7 कर देती हूँ मैं। तो ये देखो इसमें क्या होगा, तुम इसको एज अ डाइस यूज कर सकते हो। बहुत 6 आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये ऐसे हो रहा है, तो रैंडमली नंबर्स आ रहे हैं, तो ये तुम ऐसे कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, एंड लेट्स hope that we'll be able to do this in a very good manner. Thank you so much. Have a good day. Thank you.